नमस्ते। आज का जो टॉपिक है वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। पैसा और टैक्स। और टैक्स। बिल्कुल, हम सब टैक्स भरते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि भाई इसे कैसे बचाया जाए। हाँ, ये तो एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है। लोग अक्सर एटीसी और दूसरे डिडक्शंस में उलझे रहते हैं। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी कमाई का एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर कानूनी तौर पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कुछ इनकम ऐसी हैं जिन्हें आपकी टैक्सेबल इनकम में गिना ही नहीं जाता, वो शुरू से ही बाहर है। बिल्कुल। आज हमारे पास डॉक्टर राहुल एस खरात का एक लेख है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 की पड़ताल करता है। सेक्शन 10, ये एक बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, और आज हम इसी लिस्ट को परत दर परत खोलने वाले हैं। और ये लिस्ट सिर्फ सैलरी वाले लोगों के लिए नहीं है। इसमें किसानों से लेकर निवेशक, रिटायर होने वाले लोग और यहाँ तक कि देश के वीर जवानों तक के लिए प्रावधान है। तो चलिए एक आम इंसान की फाइनेंशियल जिंदगी के सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि पहली नौकरी से रिटायरमेंट तक टैक्स कानून कहाँ-कहाँ राहत देता है। चलिए सबसे बुनियादी आय से शुरू करते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है, कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, सेक्शन 10(1). स्रोत कहता है कि ये पूरी तरह से टैक्स मुक्त है। पर सवाल ये है कि क्यों? मतलब ये इतनी बड़ी छूट क्यों दी गई है? देखिए, ये शायद हमारे टैक्स कानून की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा बहस वाली छूट है। अच्छा। हाँ, इसे मूल रूप से भारत के छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए बनाया गया था, जिनकी आय आप जानती हैं मौसम और बाजार पर निर्भर करती है। तो आइडिया ये था कि उन पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ न डाला जाए। ये तो समझ आता है, लेकिन स्रोत में लिखा है कि इसमें सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि कृषि भूमि से मिलने वाला किराया और फार्म हाउस की इनकम भी शामिल है। जी हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? क्योंकि आज इस छूट पर अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इसका फायदा बड़े कृषि व्यवसायों और उन अमीर लोगों को भी मिल रहा है जिन्हें असल में इसकी जरूरत नहीं है। ये एक वैलिड पॉइंट है। कई बार लोग अपनी दूसरी इनकम को कृषि आय दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छे इरादे से बना कानून समय के साथ कितना जटिल हो सकता है। अच्छा, अब परिवार की बात करते हैं। स्रोत में हिंदू अविभाजित परिवार मतलब HUF और पार्टनरशिप फर्म का भी जिक्र है। यहाँ टैक्स छूट का क्या लॉजिक है? यहाँ लॉजिक बहुत सीधा है। एक ही इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक ही इनकम पर दो बार टैक्स। हाँ, सेक्शन 10(2) कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने HUF की कुल आय से हिस्सा मिलता है तो उस पर उसे कोई पर्सनल टैक्स नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि HUF को एक अलग इकाई मानकर उसकी कुल आय पर पहले ही टैक्स लग चुका होता है। ओके, तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। बिल्कुल, यही सेम लॉजिक पार्टनरशिप फर्म पर भी लागू होता है। सेक्शन 10(2)(a). रुकिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बड़ी पार्टनरशिप फर्म करोड़ों का मुनाफा कमाती है और वो मुनाफा अपने पार्टनर्स में बांट देती है, तो पार्टनर्स को उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सुनने में तो एक बहुत बड़ी छूट लगती है। ये एक बड़ी छूट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के हिस्से पर। अच्छा। कानून ये सुनिश्चित करता है कि अगर फर्म ने अपने मुनाफे पर टैक्स दे दिया है तो पार्टनर्स को दोबारा टैक्स ना देना पड़े। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? अगर किसी पार्टनर को फर्म से सैलरी, बोनस या कोई ब्याज मिलता है तो वो रकम वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। ओके, तो छूट सिर्फ मुनाफे के हिस्से पर है, सैलरी या ब्याज पर नहीं। एकदम सही। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उस पड़ाव पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग टैक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। पहली नौकरी। सैलरी स्लिप में हाउस रेंट अलाउंस या HRA तो सबने देखा है, पर इसकी कैलकुलेशन हमेशा कंफ्यूजिंग लगती है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है। उसकी बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए महीना। ठीक है। उसे कंपनी से HRA मिलता है 25,000 रुपए और वो किराया देता है 20,000 रुपए। 50,000 बेसिक, 25,000 HRA और 20,000 किराया। गॉट इट। अब टैक्स छूट कितनी मिलेगी ये जानने के लिए हम 3 रकम निकालेंगे। ओके, मैं नोट कर रही हूँ। पहली रकम सैलरी का 50%। ओके। क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो शहर है तो ये हुए 25,000 रुपए। ठीक है, 50,000 का आधा 25,000। दूसरी रकम असल में कंपनी से मिला HRA, जो कि इस केस में 25,000 ही है। और तीसरी रकम चुकाए गए कुल किराए में से सैलरी का 10% घटाकर। अच्छा, तो किराए में से सैलरी का 10% माइनस करना है। जी, तो हमारे उदाहरण में ये हुआ 20,000 माइनस 5,000
यानी 15,000। 15,000, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 फिगर्स हैं, 25,000, 25,000 और 15,000। बिल्कुल। अब नियम यह है कि इन तीनों में से जो भी रकम सबसे कम होगी उतनी ही टैक्स छूट मिलेगी। तो इस केस में 15,000? सही। तो उस व्यक्ति को हर महीने 15,000 रुपए के एचआरए पर टैक्स छूट मिलेगी। बाकी का जो 10,000 एचआरए है वो उसकी टैक्सेबल सैलरी में जुड़ जाएगा। वाह, ये तो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया। सैलरी स्लिप में एक और चीज होती है, लीव ट्रैवल कंसेशन या एलटीए। इसका क्या मकसद है? एलटीए का मकसद कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारत के अंदर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अच्छा, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना। एक तरह से हाँ। सरकार चाहती है कि लोग अपने देश को घूमें और जानें। इसमें कर्मचारी को अपने परिवार के साथ यात्रा के लिए टिकट के खर्च पर छूट मिलती है। कोई लिमिट है इस पर? हाँ, इसकी एक सीमा है। ये छूट इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए या एसी फर्स्ट क्लास के ट्रेन किराए तक ही मिलती है। मतलब अगर कोई बिजनेस क्लास में सफर करता है तो भी छूट इकोनॉमी क्लास के किराए जितनी ही मिलेगी। मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है कि सैलरी में मिलने वाले ये स्पेशल अलाउंसेस कैसे काम करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या मुझे इनके लिए बिल दिखाने पड़ते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ 2 तरह के अलाउंस होते हैं। कुछ अलाउंस जैसे यूनिफॉर्म, रिसर्च या हेल्पर अलाउंस में आपको उतना ही टैक्स बेनिफिट मिलता है जितना आपने असल में खर्च किया है। मतलब एक्चुअल खर्च के आधार पर? जी। अगर आपको 5,000 का यूनिफॉर्म अलाउंस मिला और आपने 4,000 ही खर्च किए तो छूट 4,000 पर ही मिलेगी। बाकी 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरी तरफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो प्रति बच्चा 100 रुपये महीना है, या हॉस्टल अलाउंस जो 300 रुपये महीना है, ये कुछ छूटें फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब इसमें आपको खर्च का सबूत नहीं देना होता, तय रकम पर छूट मिल जाती है। अच्छा, तो एक बार जब कोई अपनी सैलरी और भत्तों को समझ लेता है तो उसका अगला कदम होता है लंबी अवधि की बचत और निवेश। यहाँ टैक्स के नियम कैसे मदद करते हैं? यहाँ टैक्स कानून निवेश को बहुत बढ़ावा देता है। जैसे अगर आपने किसी भारतीय कंपनी के शेयर्स में निवेश किया है और आपको डिविडेंड मिलता है, हाँ, तो वो इनकम सेक्शन 1034 के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। रुकिए, मतलब मेरे निवेश पर जो पैसा बन रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा? ये तो निवेश के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जीवन बीमा पॉलिसी जो भारत में बचत का एक बहुत लोकप्रिय जरिया है, हाँ, LIC पॉलिसी तो हर घर में होती है। उसे भी टैक्स के नजरिए से बहुत आकर्षक बनाया गया है। पॉलिसी मैच्योर होने पर या किसी अनहोनी की स्थिति में जो भी पैसा मिलता है बोनस के साथ, हाँ, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो इसीलिए लोग इसे सिर्फ बीमा नहीं बल्कि एक टैक्स फ्री रिटर्न वाले निवेश की तरह देखते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सैलरी हो गई, निवेश हो गया, अब आते हैं करियर के आखिरी पड़ाव पर, रिटायरमेंट। लोग अक्सर ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड जैसे शब्द सुनते हैं। ये वो बड़ा पैसा है जो सालों की मेहनत के बाद मिलता है। इस पर टैक्स का क्या सीन है? यहाँ सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नियम काफी अलग हैं। अच्छा, ग्रेजुटी, जो आपकी लंबी सेवा के लिए कंपनी की तरफ से एक थैंक यू पेमेंट है, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, चाहे रकम कितनी भी हो। और प्राइवेट सेक्टर के लिए? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए इस पर 20 लाख रुपए तक की छूट की सीमा है। 20 लाख? जी। ठीक है। और प्रोविडेंट फंड का क्या? मैंने SPF, RPF, UPF जैसे नाम सुने हैं और ये हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, ये नाम थोड़े टेक्निकल हैं, पर इन्हें आप अच्छा, बेहतर और सबसे बेहतर की तरह समझ सकती हैं। ओके। सबसे बेहतर है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी SPF। यह आमतौर पर सरकारी संस्थानों में होता है। ये पूरी तरह टैक्स फ्री है, सब कुछ, जीरो टैक्स। और बेहतर? उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी RPF, जो ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में होता है। इसमें कंपनी का योगदान आपकी सैलरी के 12% तक और ब्याज 9.5% की दर तक टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, और UPF? सबसे आखिर में है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, UPF। ये कुछ छोटी संस्थाओं में होता है। इसमें रिटायरमेंट पर पैसा निकालते समय टैक्स के नियम थोड़े जटिल होते हैं। और पेंशन का क्या? कुछ लोग एक मुश्त पेंशन ले लेते हैं जिसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। सही कहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकमुश्त ली गई पेंशन पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। दूसरों के लिए ये कुछ शर्तों के साथ 50% या 33.33% तक टैक्स फ्री हो सकती है। मतलब यहाँ भी सरकारी और प्राइवेट में फर्क है? हाँ, काफी फर्क है। इसी तरह लीव इनकैशमेंट पर भी सरकारी कर्मचारियों को पूरी छूट है, जबकि दूसरों के लिए इसकी सीमा 3 लाख रुपए है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी VRS? VRS और छंटनी में मिले मुआवजे पर
5 लाख तक की छूट का प्रावधान है। हमने अब तक पैसे, सैलरी, निवेश की ही बात की, लेकिन स्रोत में एक ऐसा सेक्शन भी है जो कमाई से परे जाकर सम्मान और योग्यता को महत्व देता है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि टैक्स कानून सिर्फ पैसे और आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के मूल्यों को भी दर्शाता है। जैसे किसी भी छात्र को पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए मिली कोई भी स्कॉलरशिप, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वाह, ये सुनकर अच्छा लगा। और पुरस्कारों का क्या? सरकार द्वारा जनहित में दिए गए पुरस्कार भी टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री है। ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि कानून बनाते समय सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। तो हमने इतनी सारी छूटों के बारे में बात की जो सेक्शन 10 में आती हैं। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, स्रोत के आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है छूट यानी एग्जेम्पशन और कटौती यानी डिडक्शन के बीच। मैं इसमें हमेशा थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। जरूर, ये बहुत जरूरी फर्क है। क्या आप इसे एक बार और हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हैं? देखिए, छूट या एग्जेम्पशन का मतलब है कि आय का वो स्रोत टैक्स की दुनिया के लिए अदृश्य है, उसे आपकी टोटल इनकम में गिना ही नहीं जाता। हाँ, जैसे कृषि आय। अगर आपकी 1 लाख रुपए कृषि आय हैं, तो वो आपकी टैक्स कैलकुलेशन में कभी आएगी ही नहीं। अच्छा, और डिडक्शन? वहीं दूसरी ओर कटौती या डिडक्शन, जैसे कि एटीसी, उसका दावा आप अपनी कुल टैक्सेबल आय की गणना करने के बाद उसमें से करते हैं। अच्छा, तो एग्जेम्पशन इनकम को गिनती में आने से पहले ही बाहर कर देता है और डिडक्शन गिनती होने के बाद उसमें से कुछ कम करता है। एकदम सही। एग्जेम्पशन आय के स्रोत पर लागू होता है, जबकि डिडक्शन आपकी कुल आय पर। तो आज हमने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 की गहराइयों को समझा। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार किन चीजों को बढ़ावा देना चाहती है। हाँ, खेती को, बचत को, निवेश को और देश के लिए की गई सेवा को। बिल्कुल, ये नियम देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का आईना है। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को दिशा देने का एक जरिया भी है। हमने अभी ये समझा कि आज के दिन टैक्स से क्या क्या मुक्त है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ देश की बदलती जरूरतों का प्रतिबिंब है। जरा सोचिए, अगर कल सरकार इनमें से किसी एक भी छूट में थोड़ा सा बदलाव कर दे, मान लीजिए कृषि आय पर मिलने वाली छूट में या रिटायरमेंट फंड्स पर मिलने वाली छूट में, तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग पे कितना बड़ा और गहरा असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि ये सेक्शन हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने में कितनी गहराई से बुना हुआ है।